जैसे ही ध्रुवांश ने मिश्री के सीने को टच किया, मिश्री ने तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ कसते हुए उसे खुद से अलग किया और धीमी सी आवाज में बोली, मुझे स्ट्रॉबेरी के पास जाना है, उन्होंने दवाइयां नहीं ली हैं। मुझे उन्हें दवाइयां देनी है, प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए ना। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल रात भी तुमने मुझे धोखा दिया था, आज ये सब नहीं चलेगा। मिश्री जल्दी से बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कल रात मैं यहाँ से भाग गई थी, लेकिन आज मैं यहाँ से भाग नहीं रही हूँ। आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर स्ट्रॉबेरी ने टाइम से दवाइयाँ नहीं ली तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुश्किल से तो उनकी तबीयत में सुधार आया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसकी बात पर अब ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और पीछे की तरफ हट गया। मिश्री चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। जितना जिद्दी ध्रुवांश था, उसका इतनी आसानी से मान जाना किसी सदमे से कम नहीं था। वही पहले तो मिश्री इंतजार कर रही थी कि कब ध्रुवांश पीछे हटे और वो वहां से उठे, लेकिन जब ध्रुवांश अपनी मर्जी से ही पीछे हट गया था तो मिश्री भी जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। ध्रुवांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? अब जाने का मन नहीं कर रहा क्या? उसकी बात सुनकर मिश्री एकदम से होश में आई और तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी। वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बिस्तर से उठी, लेकिन दूसरे ही पल ध्रुवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, आई लव यू। उसका वो आई लव यू सुनकर मिश्री की सांसों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ध्रुवांश ने अब अपनी दोनों बाहों को उसकी कमर पर कस दिया और फिर उसके पेट से अपना चेहरा लगाते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मेरी स्वीटी पाई, जो मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी वो बातें सुनकर मिश्री और भी ज्यादा तड़प उठी थी। उसने अब एक झटके से ध्रुवांश को खुद से अलग किया और फिर सामने की तरफ भागी जहां पर रिमोट गिरा हुआ था। ध्रुवांश ने कुछ नहीं कहा, जबकि मिश्री सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि ध्रुवांश उसे रोक ना ले, लेकिन उसे रिमोट ढूंढने में भी टाइम लगा और दरवाजा अनलॉक करने में भी, पर फिर भी ध्रुवांश उसे कुछ नहीं कह रहा था। ये देखकर वो हैरान थी और आखिर अब वो रूम से बाहर निकल ही गई, लेकिन शायद वो अपना बहुत कुछ पीछे रूम में ही छोड़ आई थी और सबसे खास शायद अपना दिल, जो ध्रुवांश की कुछ ही बातों से जोरों से धड़कने लगा था। जबकि मिश्री ने तो ये सोचा था कि बेशक से पूरी जिंदगी ध्रुवांश उससे सॉरी कहता रहे, लेकिन वो ध्रुवांश को कभी माफ नहीं करेगी। वही ध्रुवांश ने बस उसे जाते हुए देखा, उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और अब भी उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। तकरीबन 10 मिनट वो अपनी जगह पर यूं ही बैठा और फिर बाहर की तरफ आया तो उसकी नज़र मिश्री पर गई, जो किचन की तरफ जा रही थी। उसे नॉर्मल देखकर ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वापस अपने रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ सोना गुस्से से चेरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बताने की? तुम्हें पता है अभी मुझे दिव्यांश ने फोन पर कितना डांटा। मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम वो सब कुछ दिव्यांश को बता दो। उसकी बात पर चेरी जल्दी से बोली, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? बता दिया तो बता दिया, अब इसमें ऐसे गुस्सा होने की क्या बात है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे दिव्यांश के डांटना से तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सोना कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर वो चुप हो गई। चेरी भी गुस्से से बोली, देखो मुझे पता है तुम्हारे दिल में दिव्यांश के लिए फीलिंग्स है, लेकिन एक बात तुम भी मेरी कान खोल कर सुन लो कि दिव्यांश सिर्फ और सिर्फ मेरे है। वो अब तुम्हारे साथ शादी का ये सब ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, तो प्लीज तुम इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो। उसकी बात पर सोना की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और बोली, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है। चेरी गुस्से से मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई और अब सोना की आंखों में आई नमी आंसू बनकर बाहर की तरफ बहने लगी। वो चेरी को क्या ही बताती कि उसे क्यों दिव्यांश के गुस्से से फर्क पड़ता है। मुश्किल से 4-5 दिन तो है उसके पास, अगर इनमें भी उसे सिर्फ दिव्यांश का गुस्सा ही मिला तो वो इस दुनिया से खुशी खुशी जाएगी भी कैसे? इस वक्त उसे सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और वो पैनिक सा फील कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला तो कुछ ही देर में संभल गई। लेकिन वहां चेरी का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो दिव्यांश पर आ रहा था कि उसे क्या ही जरूरत थी सोना को ये बताने की कि हाँ, चेरी ने दिव्यांश को बता दिया कि उन दोनों ने ट्रे एक्सचेंज की थी और अब उसे बुरा लग रहा था कि उसने सोना से इस तरह से बात क्यों की। वो वापस सोना के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि अभी उसका मूड काफी खराब होगा। उसने अकेले रहने के लिए टाइम मांगा है तो उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश इस वक्त ऑफिस में था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और निहारिका अंदर की तरफ आई। जैसे ही दिव्यांश ने नजर उठाकर निहारिका की तरफ देखा वो चौंक गया।
उसने निहारिका का वहां पर आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं निहारिका मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आए और बोली, कैसे हो तुम? दिव्यांश थोड़ी सर्द आवाज में बोला, बिना इजाजत के तुम अंदर कैसे आए? निहारिका हंसकर बोली, शायद तुम भूल गए हो कि एक वक्त पर मैं तुम्हारी फ्यासे थी, तो मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे स्टाफ ने नहीं रोका। दिव्यांश टेबल पर रखा अपना फोन उठाते हुए बोला, लेकिन आइंदा वो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। ये बोलकर वो अपने स्टाफ को कॉल करने ही वाला था कि निहारिका आगे आए और बोली, शायद मैं आइंदा यहाँ पर आऊंगी ही नहीं, एक्चुअली मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। पिछले 1 महीने से तुम गायब थे और अब तुम्हारे आने के बारे में सुना तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा हाल चाल पूछने चली आए और फिर मुझे पता चला कि तुमने चेरी को छोड़ दिया है। जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुमने उसे ही छोड़ दिया है। काफी स्ट्रेंज बात है ना? दिव्यांश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, गेट लॉस्ट। निहारिका तुरंत बोली, चली जाऊंगी चली जाऊंगी। यहाँ पर रहने तो मैं वैसे भी नहीं आई हूँ, लेकिन कम से कम मुझे अपने दिल की बात तो कहने दो। वैसे अच्छा हुआ तुमने चेरी को छोड़ दिया, वो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए ही तुम्हारे आसपास घूमती थी। वैसे तो उसके नाम के पीछे भी रावत सरनेम लगता था, लेकिन उसकी रगों में रावत खानदान का खून तो नहीं था। उसे भी कहीं ना कहीं ये डर होगा कि कल को अगर उसकी किसी और से शादी होती है तो उसे वो सब तो नहीं मिलेगा जो तुम्हारे पास है। रावत खानदान की प्रॉपर्टी, नाम, पैसा, शोहरत, तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगी। और वैसे भी कौन ही होगा जो तुम्हारे ख्वाब नहीं देखता होगा। और तुम्हारे साथ अगर करोड़ी की प्रॉपर्टी मिले तो कौन मना करेगा। शायद इसीलिए उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश अपनी जगह से उठा। अगले ही पल वो अपना हाथ निहारिका की गर्दन पर रख चुका था और फिर उसे धकेलते हुए वो पीछे दीवार की तरफ लेकर गया और बोला, तुम्हारी बकवास मैंने एक वक्त पर बहुत सुनी है, लेकिन तब तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करने का एक रीजन था और अब वो रीजन खत्म हो चुका है। निहारिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिव्यांश एक बार फिर से दांत पीसते हुए बोला, आइंदा अगर मेरी रेड के बारे में कुछ कह दिया ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। निहारिका और भी ज्यादा चौंक गई। उसे तो लगा था कि दिव्यांश अब चेरी से नफरत करने लगा है, लेकिन यहाँ तो वो चेरी के लिए पागल लग रहा था। वही दिव्यांश चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, सुना तो होगा तुमने कि मैं 1 महीना पूरा पागल खाने में रहकर आया हूँ, और पागल कैसे होते हैं इसका अंदाजा भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से होगा। और दिव्यांश रावत तो ऑलरेडी पागल था, अब सोचो उसकी रेड के लिए उसका पागलपन और कितना बढ़ गया होगा। निहारिका अपनी सांसों के लिए तड़पने लगी थी। उसे तड़पते हुए देख दिव्यांश ने एक झटके में उसे छोड़ दिया और निहारिका पीछे जमीन पर जाकर गिरी। वो डरते हुए दिव्यांश की तरफ देख रही थी। वो तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि शायद एक बार फिर से दिव्यांश को सेड्यूस कर सके, चेरी की बुराइयां कर उसके करीब आ सके, लेकिन यहाँ तो उसे दिव्यांश पहले से भी ज्यादा सनकी नजर आ रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फिर वहां से भाग गई। दिव्यांश अपनी गहरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखता रहा। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार दिव्यांश और भी ज्यादा शॉक्ड हुआ क्योंकि सामने चेरी खड़ी थी। वही चेरी के चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने निहारिका को वहां से भागते हुए देखा था। वो अंदर की तरफ आते हुए बोली, आपने ऐसा भी क्या किया एवोकाडो उस चिकनी चमेली के साथ कि वो इस तरह से भाग रही थी? दिव्यांश ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और बोला, कुछ नहीं, बस सोना के बारे में बकवास कर रही थी। उसकी बात पर चेरी मुंह बनाते हुए बोली, मेरे बारे में भी तो इतनी बकवास किया करती थी, लेकिन तब तो आपने उसे कुछ नहीं कहा, और अब उसने सोना के बारे में कुछ कहा तो आपको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा। आप सोना से कुछ ज्यादा ही चेप नहीं हो रहे? दिव्यांश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे दूर रहो। ये बोलते हुए वो जाकर चेयर पर बैठ गया और अब चेरी उसके बिल्कुल करीब आए और सीधा उसकी गोद में बैठ गई। दिव्यांश के चेहरे पर अब एक बार फिर से गुस्सा झलकने लगा। चेरी का बार बार उसके करीब आकर उसकी गोद में बैठना उसका दिमाग खराब कर रहा था। रावत इंडस्ट्रीज। चेरी का बार बार दिव्यांश की गोद में बैठना दिव्यांश को गुस्सा दिला रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहां से उठ रही हो या नहीं? और ये तुमने बार बार क्या लगा रखा है? जब मन करता है आकर मेरी गोद में बैठ जाती हो। आइंदा अगर तुम इस तरह से मेरी गोद में आकर बैठी ना तो मैं तुम्हें धक्का मारते हुए अपनी गोद से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप और शराफत से? रहने दीजिए एवोकाडो, इतना झूठ बोलना भी ठीक नहीं होता।
आप कितने ज्यादा शरीफ हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए आपको अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। और रही बात आपकी गोद में बैठने की, तो मेरा जब मन करेगा मैं आपकी गोद में बैठूंगी। अगर आपको मुझे धक्का देकर बाहर निकालना ही है तो इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी मुझे धक्का दे दीजिए। धक्का क्या देना, वो सामने ग्लास की विंडो नजर आ रही है ना आपको? मुझे उठाए और वहां से सीधा पटक कर नीचे फेंक दीजिए। उसकी बात पर दिव्यांश अब हैरान से उसकी तरफ देख रहा था। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कि वो उसे ऐसे नीचे सड़क पर फेंक दे, और वो भी पूरी 13 मंजिल से। अगर वो यहां से चेरी को नीचे फेंकता तो उसकी हड्डियां तक भी नहीं बचती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। चेरी झट से बोली, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप पागल हो गए हैं। दिव्यांश गुस्से से बोला, तुम्हें कैसे पता? चेरी मुस्कुराए और बोली, ऐसा कुछ नहीं है आपके आसपास एवोकाडो जो मुझे ना पता हो। दिव्यांश के चेहरे पर अब अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए थे। चेरी ने अब अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटी और बोली, मेरा आपको किस करने का मन कर रहा है? दिव्यांश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, दफा हो जाओ यहां से। चेरी मुंह बनाते हुए बोली, आपको लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? दिव्यांश अब एक बार फिर गुस्से से बोला, मैंने कहा चली जाओ यहां से। चेरी अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, जब तक आप मुझे किस नहीं करते तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। या तो आप अभी इसी वक्त मुझे किस कीजिए या फिर यूं ही बैठे रहिए। मैं रात तक नहीं उठूंगी और फिर आपकी जो एंगेजमेंट है ना, उसमें सोना आपका इंतजार करती रह जाएगी, लेकिन मैं आपको यहां से हिलने तक नहीं दूंगी। दिव्यांश उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम दिव्यांश रावत को रोकोगी? चेरी तुरंत बोली, अगर रोकना पड़ा तो जरूर रोकूंगी, या तो आप मुझे खुद से किस करिए या फिर मुझे किस करने दीजिए। आपके पास इन दोनों चीजों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली। उसे चेरी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा कर नहीं पा रहा था, और अब चेरी हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगी। दिव्यांश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ रहे थे। चेरी बिल्कुल उसके होठों के करीब अपने होठों को ले आए और फिर बेहद इंटेंस वॉइस में बोली, आपको पता है आपका टेस्ट बहुत अच्छा है एवोकाडो। कभी कभी आपको किस करते वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई चिंगम खा रही हूं। सच में एकदम मीठे से हैं आप। दिव्यांश अपनी पलकें तेजी से झपकाने लगा था। चेरी ने अब अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और बोली, वैसे तो वहां का टेस्ट भी काफी अच्छा है। दिव्यांश ने तुरंत पूछा, कहाँ का? चेरी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा? दिव्यांश अब थोड़ा गुस्से से बोला, तुम यहां से जा रही हो या नहीं? ऑलरेडी मेरा दिमाग और मेरी लाइफ दोनों तुम काफी खराब कर चुकी हो, अब तो बख्श दो। चेरी मुंह बनाते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने आपको ना जाने कितना ही प्रताड़ित किया है। लगता है आप वो हॉट सेशन भूल गए हैं जो आपने मेरे साथ किए हैं एवोकाडो। अगर उनमें से कोई एक भी याद है ना, तो याद कर लीजिए कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आपको बख्शना चाहिए या फिर आपको मुझे। एक सिंपल सी चीज मांग रही हूं मैं, वो भी आपसे दी नहीं जाती। कितने बेरहम हो गए हैं आप। उसकी बात का दिव्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अब चेरी उसकी गोद से उठ गई। दिव्यांश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि चेरी बिना किस लिए उसकी गोद से उठेगी, लेकिन उसे उठते हुए देख भी वो कुछ बोल नहीं पाया। चेरी वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और वापस दिव्यांश की गोद में बैठ गई। दिव्यांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही चेरी ने दिव्यांश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया था। दिव्यांश ना उसे रोक पाया और ना ही उसे कुछ कह पाया, और जिस तरह से चेरी उसे किस कर रही थी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद को कंट्रोल करे तो करे कैसे, क्योंकि उसका कंट्रोल टूट रहा था। उसके हाथ पहले टेबल पर थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेरी की कमर पर आ रहे थे और फिर उसने उसकी कमर को पूरी तरह से कस लिया और अपने होठों को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पांस आया, चेरी के चेहरे की स्माइल लंबी हो गई और अब उसने उसे और भी ज्यादा पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। वो अपनी टंग को पूरी तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए उसके मुंह में डाल रही थी। दिव्यांश उसे रिस्पांस दे रहा था, लेकिन एक लिमिट तक, और फिर चेरी को जब अपनी सांसें उखड़ती महसूस हुई तो उसने दिव्यांश को छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्यासे तो आप भी बहुत है, लेकिन आप में ना पहले जैसी बात नहीं रह गई। पहले अगर आपको कुछ चाहिए होता था तो आप छीन भी लेते थे, लेकिन अब तो लगता है कि आपका दिल तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन आपसे कुछ होता नहीं है। दिव्यांश के एक्सप्रेशन से एक बार फिर से बदलने लगे।
चेरी अब वापस उसकी गोद से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझसे बहुत कुछ होता है एवोकाडो। अब तक तो मैं नॉर्मली आपको बोल रही थी, लेकिन अब आप मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर सोना की उंगली में आपके हाथों से रिंग पहनाई गई तो? दिव्यांश ने तुरंत पूछा। तो चेरी मुस्कुराकर बोली, तो फिर चेरी रावत क्या है ये आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अब चलती हूँ, टाइम पर आ जाएगा, आज आपकी एंगेजमेंट पार्टी है ना। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराए और वहां से चली गई। दिव्यांश हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। एक तरफ वो उसे धमका कर भी गई थी और दूसरी तरफ रावत मेंशन आने का भी बोल कर गई थी। वहीं दूसरी तरफ चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए चेरी बाहर की तरफ आ गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसने दिव्यांश के सामने जो कुछ भी कहा वो सच में मीन करती है। अगर आज दिव्यांश ने सोना से एंगेजमेंट की तो शायद दिव्यांश को चेरी का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। लिफ्ट से होते हुए वो नीचे आए और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र निहारिका पर गई जो वहां पर फोन पर किसी से बात करते हुए खड़ी थी। उसका ड्राइवर वापस आने में टाइम लगा रहा था। उसने सोचा था कि उसे दिव्यांश के पास टाइम लगेगा तो उसने अपने ड्राइवर को भेज दिया था और अब वो अपने ड्राइवर का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन साथ में फोन पर किसी से बात भी कर रही थी। चेरी अब उसके सामने आकर खड़ी हुई। चेरी को देखकर निहारिका ने कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, दिव्यांश ने छोड़ दिया है तुम्हें, लेकिन फिर भी एटीट्यूड तो देखो तुम्हारा, कैसे मेरे सामने खड़ी हो जैसे रावत इंडस्ट्रीज की मालकिन हो तुम। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये प्रॉपर्टी पैसा इन सब चीजों के अलावा तुम्हें और कोई बात नहीं आती क्या? ओह गॉड, तुम तो सच में बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर हो। पर देखो, मुझे एटीट्यूड दिखाने के लिए रावत इंडस्ट्रीज की मालकिन होना जरूरी नहीं है। कहते हैं ना, कुछ चीजें खून में होती हैं और कुछ परवरिश में, और मेरी परवरिश मेरे डैड मिस्टर रावत ने की है। उनका एटीट्यूड तो फिर मेरे अंदर आएगा ही। ये तो शुक्र करो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, वरना अगर मेरी जगह मेरे डैड होते तो अब तो तुम अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही हो। फिर शायद तुम इंतजार करते हुए खड़ी नहीं रह पाती, टांगे टूट चुकी होती तुम्हारी। निहारिका गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये बोलकर वो चेरी पर हाथ उठाने लगी, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और फिर मरोड़ते हुए एक झटके से छोड़ दिया। चेरी ने सामने की तरफ देखा। उसने तो यूं ही व्योम का नाम लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सच में वहां पर हाजिर हो जाएगा। और अब व्योम अपनी गहरी नजरों से निहारिका की तरफ देख रहा था। निहारिका के चेहरे का भी रंग उड़ गया था, क्योंकि व्योम से तो उसे भी डर लगता था। वही चेरी व्योम की तरफ देखते हुए वाली, लीव इट डेड। आपको इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते ही बदतमीज है, बस इधर उधर की हरकतें करते हैं, लेकिन उनके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्योम निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा अगर मेरी चेरी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी छोड़ो पूरे खानदान की आंखें निकाल लूंगा। व्योम रावत नाम है मेरा और ये व्योम रावत की बेटी, आइंदा जरा तमीज से। ये बोलते हुए उसकी आवाज में वार्निंग साफ महसूस हो रही थी। निहारिका अब गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई और चेरी को उसके चलने के अंदाज पर हंसी आ गई। व्योम ने अब उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, हंसती हुई कितनी प्यारी लगती हो तुम। चेरी मुंह बनाकर बोली, लेकिन आपका खड़ूस बेटा मुझे हंसते रहने तो नहीं देता। आज किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है वो। वैसे तो मुझे सोना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ना डैड मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है। मतलब आई नो शायद वो दिव्यांश से शादी नहीं करेगी, लेकिन वो पीछे भी तो हट सकती है ना। अगर वो पीछे ही हट जाए तो इतना सब कुछ हो ही ना, फिर दिव्यांश भी चुप होकर बैठ जाएगा, वरना पता नहीं कैसे कैसे तमाशा करने में लगे हुए हैं वो। सीरियसली अब मुझे सोना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी बात सुनकर व्योम को सोना के लिए बुरा फील हो रहा था। वो तुरंत बोला, तुम प्लीज उस पर गुस्सा मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो दिव्यांश की मर्जी से हो रहा है, और वैसे भी सिर्फ शादी का तमाशा चल रहा है। शादी हुई तो नहीं ना जो तुम इतना बुरा फील कर रही हो। डोंट वरी, बेशक से मेरा बेटा खड़ूस है, लेकिन तुम भी जानती हो वो प्यार करता है तुमसे, तो देर सवेर ही सही अकल तो आ ही जाएगी उससे। चेरी अब मुंह बनाते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो डैड की देरी हो जाए। आई मीन सोना पर यकीन है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कुछ तो छुपा रही है। खैर ये सब छोड़िए, अब मैं चलती हूँ। मुझे आज रात के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं कुछ वक्त आराम करना चाहती हूँ। व्योम ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया और फिर चेरी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। व्योम एक गहरी सांस लेकर बोला, काश मैं तुम्हें बता सकता चेरी कि सोना हमसे क्या छुपा रही है, और काश मैं सोना के लिए कुछ कर पाता, लेकिन कभी कभी किस्मत के सामने किसी का जोर नहीं चलता।
व्योम रावत का भी नहीं, और टेंशन मुझे इस बात की हो रही है कि जब दिव्यांश को सोना के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तकरीबन 3-4 घंटे यूं ही बीत गए और अब रात के लगभग से 7-8 बजने को हो गए थे। दिव्यांश अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो रावत मैंशन वापस आ गया था और अब वो सीधा अंदर की तरफ आते हुए अपने रूम में चला गया। चेरी जो हॉल में बैठी थी उसने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। सोना अपने रूम में रेडी हो रही थी और अब दिव्यांश को आते हुए देख चेरी भी अपने रूम में रेडी होने चली गई थी। धीरे धीरे सब लोग गार्डन एरिया में इकट्ठा होने लगे। बाहर मेहमान भी बहुत सारे आए हुए थे क्योंकि हर कोई दिव्यांश से पर्सनली मिलना चाहता था। वही दिव्यांश अपने रूम में था और रेडी हो चुका था, तभी दरवाजा नॉक हुआ। दिव्यांश ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर चेरी खड़ी थी। वो दरवाजे पर खड़ी ही उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो आखिर आप रेडी हो ही गए। दिव्यांश गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे पास आने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चेरी अंदर की तरफ आते हुए बोली, नहीं, बाकी सारे काम छोड़ दिए हैं मैंने, बस अब मेरा एक ही काम है आपके आसपास घूमना, और ये काम मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये बोलते हुए वो दिव्यांश के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। दिव्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और बोला, लगता है काफी मूड हो रहा है तुम्हारा। चेरी भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तो जब आपको अपने सामने देखूं तो मेरा मूड बन जाता है, अब तो आप लग भी इतने हॉट रहे हैं। अब मैं अपना मूड संभालूं भी तो संभालूं कैसे? दिव्यांश भी एकदम इंटेंस वॉइस में बोला, संभाल लोगी, बहुत अच्छी तरह से संभाल लोगी। जब मुझे और सोना को एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाते हुए देखोगी तो खुद को और अपने मूड को बहुत अच्छी तरह से संभाल लोगी। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया। चेरी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखती रही और अब दिव्यांश ने खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया और फिर वहां से निकल गया। चेरी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोना रेडी होकर बाहर आ चुकी थी, मिश्री उसके साथ ही थी। तभी मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, मैं अपने दुपट्टे पर पिन लगाना तो भूल ही गई, काम करते वक्त दुपट्टा इधर उधर होगा। आप एक काम कीजिए सोना दी, यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, तभी धरा वहां पर आ गई और सोना के साथ खड़ी हो गई, जबकि मिश्री तेज कदमों से अंदर की तरफ आए और फिर सीधा अपने रूम में चली गई जो सिर्फ उसका रूम था। ध्रुवांश और उसका रूम अलग था। वो अंदर आई और फिर ड्रेसिंग में पिन ढूंढने लगी, तभी रूम का दरवाजा बंद हुआ। एक पल के लिए मिश्री का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर ध्रुवांश दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर ही खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ध्रुवांश आगे आते हुए बोला, तारीफ करने। मिश्री ने हैरानी से पूछा, तारीफ? किसकी तारीफ? ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, 10 बीवियां तो है नहीं मेरी, बस एक ही है, तो उस एक की ही तारीफ करने आया हूँ। उसकी बात पर मिश्री का दिल जोरों से धक धक करने लगा था, लेकिन वो जल्दी से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालकर बोली, कितनी बार कहूँ आपसे कि आपकी बीवी नहीं हूं मैं, वो रिश्ता तोड़ चुकी हूं मैं, लेकिन फिर भी आप है कि मानते नहीं। मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं, क्या बात आजकल दूसरी लड़कियों से भाव नहीं मिल रहा है क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि इस तरह से बात करे, लेकिन फिलहाल वो ध्रुवांश से इस तरह से ही बात कर रही थी ताकि ध्रुवांश को उस पर गुस्सा आए और फिर वो उससे दूर ही रहे। ध्रुवांश का उसके करीब आना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन ध्रुवांश को तो उस पर गुस्सा आया ही नहीं बल्कि वो मुस्कुराता रहा और अब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मिश्री अब एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं चाहिए आपकी तारीफ, प्लीज आप यहाँ से जाए या फिर मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। भाड़ में गया दुपट्टा और भाड़ में गई पिन। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन ध्रुवांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गोल घुमाया और फिर सीधा अपनी बाहों में भरते हुए उसे लेकर बेड पर लेट गया। मिश्री की तो सांसें ही हल्क में अटक चुकी थी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप समझते क्या है खुद को कि कभी भी मेरे पास आकर कुछ भी हरकत करेंगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? छोड़िए मुझे आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना, दूर हटिए मुझसे। ये बोलते हुए वो ध्रुवांश की बाहों में कसमसा रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुवांश लगातार उस पर अपनी पकड़ कसता चला जा रहा था और अब उसने अचानक से ही उसके हाथों को कसकर पकड़ा और फिर उन्हें ऊपर की तरफ लगा दिया। मिश्री ध्रुवांश की बाहों में कसमसा रही थी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुवांश लगातार उस पर अपनी पकड़ कसता चला जा रहा था और अब उसने अचानक से ही उसके हाथों को कसकर पकड़ा और फिर उन्हें ऊपर की तरफ लगा दिया। मिश्री का सीना भी ऊपर की तरफ उठा। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी तारीफ करने आया था,
लेकिन तुम्हारी ये अदा शायद मुझसे और भी बहुत कुछ करवाने वाली है। मिश्री की आंखों में अब नमी तैरने लगी थी। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक तो तुम रोती बहुत हो, यहाँ पर मैं तुम्हें प्यार करने का सोच रहा हूँ और तुम हो कि रो रही हो। मैं कौन सा तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा प्यार ही तो मांग रहा हूँ। मिश्री अब रोते हुए बोली, मैंने भी तो प्यार ही मांगा था, कौन सा आपकी जान मांग ली थी। पर आपने क्या दिया? प्यार के बदले धोखा। अब मैं आपको प्यार कैसे दे दूं? और धोखा देना तो मुझे आता ही नहीं, वरना शायद सिर्फ आपको धोखा देने के लिए ही मैं किसी गैर मर्द की बाहों में चली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का सा दबाया। मिश्री की सिसकी निकल गई। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोलना, प्यार से बात कर रहा हूं तो प्यार से ही बात करो स्वीटी पाई, इधर उधर की बातें मत करो, क्योंकि अगर मुझे उन बातों पर गुस्सा आया तो मेरा गुस्सा तो मैं खुद हैंडल नहीं कर पाता, तुम क्या ही करोगी। उसकी बात पर मिश्री बस उसे देखे जा रही थी। उसकी गर्दन अभी भी ध्रुवांश के हाथों में थी और ध्रुवांश ने अब उसकी गर्दन को छोड़ा। वहां पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। अब उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और फिर उसकी गर्दन को चूमने लगा। मिश्री ने अपने हाथ बेडशीट पर कस दिए। ध्रुवांश चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए बोला, मेरे छूने भर से तुम्हें कुछ कुछ होने लगता है और तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर कोई गैर हाथ लगाए तो इंसान को बुरा लगता है, लेकिन तुम्हारा ये सिहरना तो कुछ और ही बताता है स्वीटी पाई। मिश्री कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ध्रुवांश के छूने से उसे फर्क तो पड़ता था, इस बात से वो मुकर नहीं सकती थी। ध्रुवांश उसे उसकी गर्दन पर बेहद शिद्दत से चूमता रहा और फिर 2-3 मिनट बाद ही वो उसके ऊपर से हटा और फिर सामने ड्रेसिंग की तरफ गया। अब उसने वहां से सेफ्टी पिन उठाए और फिर उसे लेकर वापस मिश्री की तरफ आ गया। उसने वो पिन बड़े ही अच्छे से मिश्री के दुपट्टे पर लगाए और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हारा दुपट्टा कहीं नहीं जाएगा। मिश्री ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही और फिर खुद को संभालते हुए बिस्तर से उठी। वो इस वक्त ध्रुवांश से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन फिर बिना कहे ही वहां से निकल गई। ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया, उसे अभी भी अपने अंदर से मिश्री की खुशबू आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, ना जाने कितनी ही लड़कियां परफ्यूम लगा लगा कर मेरे करीब आई हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी खुशबू ऐसी नहीं थी स्वीटी पाई जैसी तुम्हारी है, एकदम दीवाना बना देने वाली। ये बोलते हुए उसकी वो मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में अब दिव्यांश और सोना दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। दिव्यांश की नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है दिव्यांश? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो, बस इधर उधर अपनी नजर घुमा रहे हो। क्या तुम्हें किसी स्पेशल गेस्ट का इंतजार है? दिव्यांश ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, दिव्यांश रावत को कभी किसी का इंतजार नहीं हो सकता, मैं बस पार्टी के अरेंजमेंट देख रहा था। सोना अब हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी के अरेंजमेंट तो तुम कब से देख रहे हो, लेकिन मुझे कब देखोगे? दिव्यांश ने अब चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सोना हंसकर बोली, मतलब मैं कब से तुम्हारे सामने खड़ी हूं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। क्या बात, मैं सुंदर नहीं लग रही क्या? ये बोलते हुए उसने अपने बालों को बड़ी ही अदा से पीछे किया। दिव्यांश के पास कोई जवाब था ही नहीं। उसे सोना की तारीफ तो करनी चाहिए थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। अब वो जल्दी से बोला, एक्चुअली मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता था और अच्छे से करना चाहता था, लेकिन फुर्सत से। ऐसे जल्दबाजी में तारीफ करने का मजा नहीं आता। पर अब अगर तुम बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम कैसी लग रही हो, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई खूबसूरत सी परी। उसकी बात पर सोना हंसते हुए बोली, और इस परी को वापस आसमान में भी जाना होगा। दिव्यांश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? सोना अचानक से होश में आई और बोली, मेरा मतलब है परियां तो आसमान से आती है और आसमान में वापस चली जाती है, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी दिव्यांश, हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। दिव्यांश तुरंत बोला, दिल में भी और लाइफ में भी। सोना मुस्कुराए और बोली, अब हम एक दूसरे को रिंग पहना दे। दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो स्टाफ की तरफ देख रहा था। एक लड़की को उसने एंगेजमेंट रिंग स्टेज पर लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन अब उसे वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी वो लड़की स्टेज पर आए। उसके चेहरे पर इस वक्त हद से ज्यादा परेशानी झलक रही थी, पर जैसे तैसे वो दिव्यांश और सोना के पास आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारा काम करने का मन नहीं है, बट इट्स ओके, ये एंगेजमेंट होते ही पहले मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। वो लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, वो चेरी मैडम।
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, मुझे फिलहाल किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे बस एंगेजमेंट करनी है, अपनी सोना को रिंग पहनानी है। ये बोलकर वो वापस सोना की तरफ देखने लगा। अब उसने अपने हाथ में एक रिंग ली और फिर सोना के हाथ में पहना दी। वहीं सोना के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन सोना ने भी रिंग उठाए और दिव्यांश की उंगली में पहना दी। सामने ही पूरी फैमिली खड़ी थी, धरा और व्योम भी। वो सब दिव्यांश की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग नहीं रहा था कि दिव्यांश सच में सोना से एंगेजमेंट करेगा, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना चुके थे। तभी दिव्यांश की नज़र उस लड़की के हाथ में पकड़ी हुई प्लेट पर दोबारा गई, जिसमें एक लेटर रखा हुआ था। दिव्यांश ने तुरंत उस लेटर को उठाया। इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे काफी देर से चेरी भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत उस लेटर को खोला और फिर उसे पढ़ने लगा। पर उसे वो लेटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो लेटर जिस तरह से लिखा गया था वही दिव्यांश के होश उड़ाने के लिए काफी था। रावत मैंशन। दिव्यांश के हाथ में लेटर था, जो उसने उस प्लेट में से उठाया था जिसमें उसकी एंगेजमेंट रिंग थी, और अब उसे वो लेटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो लेटर जिस तरह से लिखा गया था वही काफी था दिव्यांश के होश उड़ाने के लिए, और अब दिव्यांश तुरंत अंदर की तरफ भागा। उसके हाथ में जो लेटर था वो नीचे जमीन पर गिर चुका था और सोना ने अब नीचे झुककर उस लेटर को उठाया। अगले ही पल उसकी आंखों में भी नमी तैर गई थी। वो लेटर खून से भरा हुआ था। सामने खड़े धरा, व्योम और बाकी पूरी फैमिली की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। अभिमन्यु और रावी वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि रावी उस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसके हिसाब से दिव्यांश को चेरी के साथ ही रहना चाहिए था, और वो चेरी के साथ नहीं रह रहा था, इसलिए वो दिव्यांश से नाराज थी और इस शादी में नहीं आ रही थी। दिव्यांश अब भागते हुए अंदर की तरफ आया और सीधा चेरी के रूम में गया। वो दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ तो उसके कदम जम से गए। सामने बिस्तर पर चेरी लेटी हुई थी और उसने अपनी कलाई को हल्का सा बिस्तर से नीचे की तरफ रखा हुआ था, जिसमें से खून तेजी से नीचे जमीन पर गिर रहा था। उसे यूं देखकर दिव्यांश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अब वो आगे की तरफ आया। चेरी की आंखें लगभग से बंद होने को आ गई थी। पिछले आधे घंटे से उसकी कलाई में से वो खून बह रहा था। जब से वो लड़की एंगेजमेंट रिंग लेकर दिव्यांश और सोना के पास गई थी, तब से ही चेरी उस हालत में पड़ी थी, और उसने वो लेटर जो दिव्यांश को भेजा था वो भी खून से लिखा था। दिव्यांश जल्दी से आगे आया और वहीं सोना, जो उस लेटर को देखकर अब खुद को रोक नहीं पाए, वो भी उसके पीछे पीछे आए, और फिर बाकी सारा परिवार भी दरवाजे पर खड़ा था। सबकी नजरें चेरी पर ही थी। दिव्यांश ने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसे लेकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। अगले ही पल उसने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर उसे लेकर वहां से निकल गया। चेरी की आंखें खुली थी। अभी तक दिव्यांश ने उसे कुछ नहीं कहा था, ना ही उसे डांटा था और ना ही उसे कोई बात सुनाई थी। वो बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था और चेरी उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी थी। खून की बूंदें अब गाड़ी में भी गिर रही थी। चेरी को अब और भी ज्यादा वीकनेस फील होने लगी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। दिव्यांश ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही उसकी तरफ देखा। उसकी कलाई से बहता हुआ खून देखकर उसके जबड़े गुस्से से कस गए थे, और अब उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी थी। तकरीबन 10 मिनट में ही वो चेरी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और फिर चेरी को अपनी गोद में उठाकर ही अंदर लेकर आया। डॉक्टर ने जैसे ही चेरी की हालत देखी वो भी चौंक गए, पर फिलहाल ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए उन्होंने चेरी का ट्रीटमेंट शुरू किया। चेरी की कलाई पर काफी स्टिचेस आए। उसका खून काफी ज्यादा बह चुका था, तो उसे जल्दी से ब्लड भी चढ़ाया गया। दिव्यांश वही साइड में खड़ा था और अब तक पूरी रावत फैमिली वहां पर आ चुकी थी, जिनके साथ सोना भी थी। सोना चुपचाप दिव्यांश की तरफ देख रही थी। जब से ये सब कुछ हुआ था दिव्यांश ने एक शब्द भी नहीं कहा था। अभी भी वो बिल्कुल साइड में खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, बस हल्का पसीना उभर रहा था। सोना अब धरा और व्योम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए आंटी, दिव्यांश चेरी का ख्याल रख लेगा। तभी दिव्यांश की आवाज गूंजी, बाकी किसी को अगर यहाँ से जाना है तो जा सकता है, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी सोना, क्योंकि मैं किसी अनजान लड़की के साथ यहाँ अकेले नहीं रह सकता। ये बोलते हुए उसकी नजरें चेरी पर ही थी, जो अपनी खुली आंखों से दिव्यांश की तरफ ही देखे जा रही थी। कुछ वक्त के लिए वो बेहोश भी हुई थी, लेकिन फिर जब उसे ब्लड वगैरह चढ़ाया गया तो वो वापस होश में आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिव्यांश के मुंह से अपने लिए अनजान सुनना उसका दिल चीर रहा था। सोना अब दिव्यांश के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, चेरी अनजान नहीं है दिव्यांश, अनजान लोग किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। उसने जो तुम्हारे लिए किया है वो तो वही कर सकता है जो अपनों से भी ज्यादा अपने हो।
दिव्यांश गुस्से से बोला, लेकिन मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं, और अगर किसी को लगता है कि ये सब करके वो मेरे दिल में जगह बना लेगा या फिर मुझे तुमसे शादी करने से रोक लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। खैर सही कहा तुमने चेरी, अनजान तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ रावत मेंशन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर सोना कुछ पल हैरानी से उसकी तरफ देखती रही, जैसे कंफर्म कर रही हो कि हाँ वो सच में उसे जाने के लिए बोल रहा है ना, कहीं वो कुछ और तो नहीं चाहता। लेकिन जब दिव्यांश के एक्सप्रेशंस नहीं बदले तो वो वापस धरा और व्योम के पास आए। व्योम ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और फिर वहां से बाहर की तरफ आ गया। मिश्री और ध्रुवांश भी वहीं पर मौजूद थे, वो लोग भी अब बाहर आ गए थे। धरा व्योम के साथ गाड़ी में बैठी, सोना भी उनके साथ थी और अब मिश्री ध्रुवांश के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। वो जाना तो व्योम और धरा के साथ ही चाहती थी, लेकिन वहां ड्राइविंग ड्राइवर कर रहा था जिसके बाद सिर्फ 3 ही सीट थी, तो वो उनके साथ जा नहीं पाए। वो पैसेंजर सीट पर बैठी थी और ध्रुवांश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बार बार ध्रुवांश की नजरें मिश्री पर ही आ रही थी और अब मिश्री ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई बोली, पता नहीं किसने कहा कि मोहब्बत सुकून देती है। मैंने तो जिन्हें भी मोहब्बत करते हुए देखा है उन्हें तकलीफ में ही देखा है। बहुत खुशकिस्मत होते होंगे वो लोग जिनकी मोहब्बत उनकी हो जाती है, वरना लोग तड़पते रहते हैं और मोहब्बत तड़पाती रहती है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में लगभग से आंसू थे और फिर अचानक ही ध्रुवांश ने गाड़ी रोक दी, पर मिश्री ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अभी भी सामने की तरफ देखे जा रही थी और कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और फिर ध्रुवांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, ऐसा नहीं है स्वीटी पाई की मोहब्बत सिर्फ तकलीफ देती है, कई बार गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ जाती है, लेकिन अगर प्यार मजबूत हो तो वो दूरियां कुछ नहीं कर पाती। बस कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को समझने की, अगर एक इंसान गलती करे भी तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए ना। मिश्री उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, और कितनी बार संभालना चाहिए ये भी बता दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार या पूरी जिंदगी? अगर कोई धोखा दे तो 1 बार तकलीफ होती है, लेकिन अगर दोबारा धोखा मिले तो सिर्फ तकलीफ नहीं होती ध्रुवांश, इंसान खुद से भी बेगाना हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है, मरने लगता है, और ये घुटन मैंने महसूस की है। आप इस तकलीफ को नहीं समझेंगे क्योंकि आप धोखा खाने वालों में से नहीं, देने वालों में से है, और फर्क तो उन्हें पड़ता है जो धोखा खाते हैं, जो देते हैं वो तो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, दूसरों का तमाशा बनाकर बस वो तमाशा देखते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। उसकी बातें ध्रुवांश को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करा रही थी। आज तक उसने कभी मिश्री की तकलीफ को समझा नहीं था, लेकिन आज उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने मिश्री के साथ कितना गलत किया। लेकिन अब उसने भी सोच लिया था कि जितनी उसने मिश्री को तकलीफ दी है, अब वो उसे उतना ही ज्यादा प्यार और खुशियां देगा, और फिर यही सब सोचते हुए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से मिश्री के चेहरे पर झुकाया और फिर अगले ही पल उसके होंठ मिश्री के होठों से मिले हुए थे। वो उससे बेहद सॉफ्टली किस कर रहा था। मिश्री की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू एकदम से रुक गए थे और मिश्री के होठों ने हल्का हल्का खुलना शुरू कर दिया था। उसके होठों से निकलती हुई वो गहरी सांसें ध्रुवांश को अपने होठों पर महसूस हो रही थी और वो उसे और भी ज्यादा डीप और इंटेंस किस कर रहा था। जैसे 2 फूल आपस में लड़खड़ाते हैं, इस वक्त वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे और फिर धीरे धीरे उनकी वो किस थोड़ी हार्ड होती जा रही थी। ध्रुवांश के हाथ मिश्री की पीठ पर कसते चले जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही मिश्री ने उसे किस करना बंद कर दिया तो ध्रुवांश ने अपना चेहरा पीछे हटाया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? मिश्री धीमी सी आवाज में बोली, मुझे घर जाना है। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। मिश्री अब एक बार फिर से बोली, मुझे अपने घर जाना है। ये बोलते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बह गए और अब वो सीट पर पीछे की तरफ होकर बैठ चुकी थी। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही लेकर जाऊंगा। ये बोलकर उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ देर बाद उनकी गाड़ी रावत मेंशन रुकी। रावत मेंशन आते ही मिश्री ने हैरानी से ध्रुवांश की तरफ देखा और ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज से तुम्हारा घर यही है, तुम अब अपने मायके नहीं जाओगी। मिश्री हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, और आप ये फैसला लेने वाले कौन होते हैं? ध्रुवांश गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा पति। ये बोलकर अब वो गाड़ी से बाहर निकला। मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई और ध्रुवांश ने अब उसकी तरफ जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर उसे सीधा अपनी गोद में उठा लिया। मिश्री के हाथ खुद ब खुद उसके कंधों पर कस गए। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, दिव्यांश अपनी गहरी नजरों से चेरी की तरफ देख रहा था और चेरी चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी।
वो बस इंतजार कर रही थी कि जो ब्लड उसे चढ़ाया जा रहा है वो खत्म हो और उसके बाद वो बिस्तर से उठे। और फिर कुछ देर बाद नर्स वहां पर आए और उसके हाथ से कैन्यूला हटाते हुए बोली, अब डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको डिस्चार्ज कब मिलना है। अभी वो बोल ही रही थी कि चेरी अपनी जगह से उठी और अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर वहां से बाहर जाने लगी। वो नर्स उसे रोकते हुए बोली, आप क्या कर रही है? अभी आप यहां से नहीं जा सकती, आपकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी तो आपको ब्लड चढ़ाया गया है, ऐसे में आपको चक्कर आ सकते हैं। चेरी उसकी बात सुनने के लिए भी नहीं रुकी और अब वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से ही पीछे से दिव्यांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा, लेकिन ये वो कलाई नहीं थी जहां पर चेरी ने खुद को कट लगाए थे। वो कट जो काफी ज्यादा गहरे थे, जिन्हें देखते ही दिव्यांश का दिल एकदम से पसीज उठा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हल्के से भी एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए थे। चेरी की कलाई से बहता हुआ खून देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद का खून पूरी तरह से सूख गया हो। सिर्फ वही जानता था कि उसे कितनी तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने वो तकलीफ अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी और अब वो गुस्से भरी नजरों से चेरी को देख रहा था। चेरी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए। दिव्यांश सार्कास्टिक टोन में बोला, क्यों? एक बार फिर से अपने हाथ काटने जाना है तुम्हें? और कुछ करना नहीं आता क्या? चेरी भी दांत पीसते हुए बोली, मैं बेशक से कुछ भी करूं, आपको क्या? आपके लिए तो मैं अनजान हूं ना। अनजान लोगों की इतनी टेंशन मत लिया कीजिए मिस्टर रावत, कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जाकर अपनी एंगेजमेंट की खुशी सेलिब्रेट कीजिए। आज ही तो आपकी एंगेजमेंट हुई है और आज ही आप अनजान लोगों के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं। जैसे ही उसने कहा, दिव्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उस मुस्कुराहट से चेरी को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दिव्यांश अब उसके चेहरे पर झुककर बोला, तो अब समझ में आए मुझे तुम्हारी तकलीफ। तुमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आज मैंने सोना से एंगेजमेंट की है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? पर तुमने तो कहा था कि अगर मैंने ये एंगेजमेंट की तो तुम कुछ ऐसा करोगी जिससे मेरे होश उड़ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि चेरी रावत चीज क्या है। लेकिन ऐसा तो हमारे खानदान में कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अगर मेरे डैड मेरी मॉम को हासिल करना चाहते थे तो वो दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखते थे। उन्होंने कभी खुद को कोई चोट नहीं पहुंचाई और मैंने उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी बोली, आपने भी ऐसी बहुत हरकतें की है मिस्टर रावत, शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अपने सीने पर भी चाकू चलाए हैं आपने। अपनी बॉडी को तकलीफ दी है आपने। वो दिन जिस दिन मैं कार्तिक के साथ एंगेजमेंट कर रही थी, उस दिन मेरे हाथ के साथ आपने जो कुछ किया था, उसके बाद फिर अपने सीने को जो तकलीफ दी थी वो भूल गए हैं क्या? दिव्यांश जबड़े कसते हुए बोला, मतलब अब तुम वो सब करोगी जो मैं कर चुका हूं? चेरी भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर उससे भी आगे जाना पड़ा तो जाऊंगी। आप कीजिए, आपको जिससे शादी करनी है। अगर आपकी शादी होते हुए देखूंगी तो खुद को जिंदा जला भी सकती हूं मैं, फिर मेरी ही जलती हुई लाश से फेरे ले लीजिएगा, हवन कुंड की जरूरत। जैसे ही उसने कहा, अगले ही पल दिव्यांश ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और चेरी सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी। इतने टाइम से वो चेरी की बकवास सुन रहा था, लेकिन अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था और चेरी अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठी और फिर बाहर की तरफ जाने लगी। दिव्यांश ने एक बार फिर से उसकी कलाई पकड़ी और इस बार गलती से वो वही कलाई पकड़ बैठा जिस पर स्टिचेज लगे हुए थे। चेरी की दर्द से चीख निकल गई और फिर उसकी कलाई से दोबारा खून बहने लगा। दिव्यांश ने जैसे ही अपने हाथ पर गीला गीला महसूस किया, उसकी नजरें वापस चेरी के चेहरे की तरह उठ गई और फिर चेरी की आंखों में आंसू देखकर एक पल के लिए उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने तुरंत चेरी को अपनी गोद में उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम यहाँ से तब तक नहीं उठोगी जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता, और अगर अब तुम उठी तो मुझे भी नहीं पता चेरी रावत की दिव्यांश रावत तुम्हारे साथ क्या ही करेगा। उसकी बात सुनते हुए भी चेरी की आंखों में आंसू थे और वो नस जो कब से उनको लड़ते हुए देख रही थी, अब वो जल्दी से डॉक्टर के पास भाग गई। उसने डॉक्टर को बताया कि कैसे चेरी के हाथ से दोबारा खून बह रहा है, तो वो डॉक्टर जल्दी से चेरी के पास आए। उन्होंने तुरंत उन स्टिचेज को संभाला। चेरी की कलाई की हालत तो पहले ही बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा भयंकर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसे रोते हुए देखकर दिव्यांश को कितनी तकलीफ हो रही थी ये बस उसका दिल जानता था। वो बेशक से पत्थर बना हुआ था, लेकिन उस पत्थर के पीछे वो दिल अभी भी था जो बचपन में था। वो दिल जो बचपन से लेकर अब तक चेरी के लिए तड़पा था, वो दिल जो प्यार के लिए तड़पा था, लेकिन अब शायद चेरी की ये हरकतें उसे और भी ज्यादा पत्थर बना रही थी।
डॉक्टर अपना काम करने के बाद वहां से चले गए और तब दिव्यांश ने व्योम को कॉल किया। सामने से जैसे ही व्योम ने कॉल रिसीव किया, दिव्यांश एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, आइए और आकर अपनी बेटी को संभाल लीजिए मिस्टर व्योम रावत। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो मैं यहाँ पर रहूं, और आपकी बेटी की हालत देखते हुए लग रहा है कि पागलों को देखकर वो खुद भी पागल हो चुकी है। आप अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाए, वक्त रहते अपनी बेटी को ही संभाल लीजिए। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम हार्ड लग रहा था और अब चेरी का मन ऐसा कर रहा था कि जैसे वो एक बार फिर से अपनी कलाई को काट ले, और इस बार इतनी ज्यादा बुरी तरह से कि उसकी नशे भी कट जाए। उसकी बात सुनकर व्योम हैरान हो रहा था। उसे लग रहा था कि दिव्यांश चेरी के पास ही रुकेगा, लेकिन उसकी बात सुनकर अब वो तुरंत घर से निकल चुका था और वही दिव्यांश भी बस इंतजार कर रहा था कि कब व्योम वहां पर आए। अगर वो चेरी को वहां पर छोड़कर जाता तो चेरी एक पल भी वहां अकेली नहीं रुकती, इसलिए तकरीबन 20-25 मिनट बाद जैसे ही व्योम वहां पर आया, दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। चेरी ने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से व्योम की तरफ देखा। व्योम तुरंत उसके पास आया और बोला, शांत हो जाओ चेरी, तुम्हें पता है ना, रो रो कर तुम्हारी ही हालत खराब होगी। चेरी रोते हुए ही बोली, क्या ही फर्क पड़ता है डैड, अब तो अगर मैं मर भी जाऊं तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। व्योम जल्दी से बोला, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, अगर मेरी निगाहों से देखोगी तो लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। चेरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। व्योम झट से बोला, देखा नहीं था तुमने, जब उसने तुम्हें इस हालत में देखा तो कैसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल लेकर भगा। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो वो इतना सब भी क्यों करता। उसे पता था कि हम लोग हैं तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन वो खुद से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, और उस वक्त उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। वो बेशक से बाकी सबसे अपने एक्सप्रेशंस छुपा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। उसकी बात सुनते हुए चेरी को कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही थी, लेकिन दिव्यांश की बातें जो बार बार उसे याद आ रही थी वो उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ सोना इस वक्त रावत मेंशन में थी और दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। धरा से ही उसे पता चला कि दिव्यांश हॉस्पिटल से निकल गया है। रात के लगभग से 12 बज चुके थे। अब तक तो दिव्यांश को घर आ जाना चाहिए था, लेकिन जब काफी वक्त हो गया और वो घर नहीं आया तो सोना ने उसे कॉल किया। सामने से दिव्यांश कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। धरा भी बेचैनी से हॉल में इधर उधर टहल रही थी। तभी वो धरा के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर दिव्यांश घर पर नहीं आए हैं तो वो और कहाँ जा सकते हैं आंटी। धरा कुछ सोचते हुए बोली, शायद वो फार्म हाउस गया हो, कंफर्म तो नहीं है लेकिन शायद वो वहां पर गया होगा, मैं फोन करके पूछती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत वहां फार्म हाउस के सिक्योरिटी रूम में कॉल किया तो वहां के गार्ड ने उसे कंफर्म किया कि दिव्यांश वहीं पर आया है और फिलहाल वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। उसकी हालत के बारे में सुनकर सोना अब और भी ज्यादा बेचैन हो उठी थी। वो धरा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे फार्म हाउस जाना है, आप प्लीज ड्राइवर को बोल दीजिए। धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त अगर दिव्यांश को कोई संभाल सकता है तो वो या सिर्फ चेरी है या सोना। चेरी की तो खुद की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में सोना ही दिव्यांश को संभाल सकती है, इसलिए उसने बाहर आकर ड्राइवर को सोना को फार्म हाउस लेकर जाने को बोल दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद सोना फार्म हाउस पहुंची। वो तेज कदमों से अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नजर सामने दिव्यांश पर गई, जो सोफे पर बैठा था और ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखें दूर से ही बेहद गहरी लाल नजर आ रही थी। नीचे सिगरेट के ढेर लगे हुए थे, हर तरफ सिगरेट की स्मेल आ रही थी। वो उसके बिल्कुल पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है दिव्यांश। दिव्यांश ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सोना जल्दी से बोली, ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ दिव्यांश की, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, अपने दिल की तकलीफ हल्की करने या फिर खुद को और ज्यादा तकलीफ देने। अगर इतना ही प्यार आ रहा है चेरी पर तो जाए, उसके पास जाए, जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बताए, उसे कहिए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, आप उससे नाराज हैं लेकिन उससे नफरत नहीं करते, आपकी नाराजगी जायज है लेकिन आपकी मोहब्बत वो भी उतनी ही मजबूत है। जाए और जाकर अपने प्यार का इजहार कीजिए। उसकी बात सुनकर दिव्यांश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास एक झटके में तोड़ दिया। वो सारा कांच उसके हाथ में चुभ चुका था। सोना की जोर से चीख निकल गई। उसके हाथ से बहता हुआ खून देखकर उसका दिल तड़प रहा था। वो तुरंत उसके पास आए और उसके कदमों के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ में दिव्यांश का हाथ थाम लिया था, जिसमें से खून अभी भी बह रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी उतनी ही ज्यादा तेजी से बह रहे थे और रोते हुए ही अब उसने दिव्यांश की तरफ देखा। वहीं दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बेहद गुस्से से बोला, मेरे सामने नाम मत लो उसका, मैं कोई प्यार नहीं करता उससे।
मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, वो मेरा प्यार डिजर्व करती ही नहीं। सोना ने अपना दुपट्टा फाड़ा और उसे दिव्यांश के हाथ पर लपेटते हुए बोली, क्यों? क्यों वो आपका प्यार डिजर्व नहीं करती? हाँ, आप होते कौन है ये फैसला लेने वाले कि वो आपका प्यार डिजर्व करती है या नहीं? क्या आपको नहीं पता कि आपने क्या गलतियां की है? उसे अपना प्यार देने की बजाय अपने उसे क्या दिया? अपनी टॉक्सिसिटी, जो चीज प्यार से हैंडल हो सकती थी, आपने उन्हें घुमाया और फिराया, चेरी को भी परेशान किया और खुद भी परेशान हुए। बचपन की दो बातों को आपने अपने दिल से लगल लिया। अरे किससे गलतियां नहीं होती? मैं तो कहती हूं अगर इंसान से गलतियां ना हो तो फिर वो इंसान है ही नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत है दिव्यांश, जो आपके पास आपकी जिंदगी है। आपके पास वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वरना कई लोग तड़पते रह जाते हैं लेकिन न उन्हें जिंदगी मिलती है और ना ही उनका प्यार, जिनके प्यार के लिए वो अपनी आखिरी सांसों में भी तड़प रहे होते हैं। उसकी बात सुनकर दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो रेड? उसके मुंह से अपने लिए रेड सुनकर सोना का दिल जोरों से धड़क उठा। दिव्यांश उसके आंसू साफ करते हुए बोला, प्लीज तुम रोना बंद करो रेड, तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके मुंह से दोबारा अपने लिए रेड सुनकर सोना समझ गई थी कि शायद नशे की हालत में दिव्यांश उसे चेरी समझ रहा है। वो जल्दी से बोली, मैं रेड नहीं हूं दिव्यांश, मैं सोना हूं। आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, प्लीज आप अंदर रूम में चले जाए और आराम से सो जाए, मैं कल आपसे बात करूंगी। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही दिव्यांश ने पीछे से उसके कपड़ों को पकड़ लिया। सोना ने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रखा, उसे अपनी धड़कनें बेतहाशा दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो धीमी सी आवाज में बोली, मुझे जाने दीजिए दिव्यांश। दिव्यांश ने उसके कपड़ों को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ रेड, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सोना का दिल और भी ज्यादा तड़पने लगा। अब सुबह का वक्त, मुंबई, रावत फार्म हाउस। दिव्यांश बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसकी आंखें खुली और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। कई दिनों बाद उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि अब उसका सर हद से ज्यादा फटे जा रहा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठा और फिर कल रात के बारे में याद करने लगा। कल रात क्या हुआ? वो चेरी को व्योम के साथ छोड़कर हॉस्पिटल से फार्म हाउस आया था और फिर यहाँ पर आकर उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की। कुछ देर बाद सोना यहाँ पर आई थी और फिर शायद सोना ही उसे यहाँ रूम में लेकर आए। उसने अपनी नजरें घुमाकर सोफे की तरफ देखा लेकिन वहां पर सोना नहीं थी। अगर वो यहाँ पर होती तो जरूर सोफे पर ही सो रही होती। वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम गया और फिर बाहर आकर हॉल में बैठा। सामने ही कुछ सर्वेंट सफाई कर रही थी। वो उनमें से एक की तरफ देखते हुए बोला, सोना कहाँ है? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वो तो कल रात को ही यहाँ से चली गई थी। आप नशे की हालत में थे और रूम में जाते ही आप सो गए थे तो वो भी यहाँ से चली गई। दिव्यांश ने राहत की गहरी सांस ली। उसे याद आ रहा था कि वो सोना को चेरी समझकर उससे बात कर रहा था। ऐसे में अब उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं उसने सोना को कुछ कह नहीं दिया हो। वो चेरी पर तो अपना गुस्सा उतार देता था, उसे कुछ भी सुना देता था, लेकिन अगर वो सोना को कुछ ऐसा वैसा कहता तो काफी अजीब लगता। सोना की तो इन सब में कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो काफी राहत महसूस कर रहा था। अब उसने सर्वेंट को अपने लिए लाइम वाटर लाने के लिए कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर सोफे पर पीछे की तरफ अपना सिर टिकाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। कुछ देर बाद उसने लाइम वाटर पिया और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ सोना धरा के साथ सोफे पर बैठी थी और कल के बारे में डिस्कस कर रही थी कि कल सुबह शादी पर सब कुछ कैसे होगा। तभी चेरी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। उसकी नजरें दिव्यांश को ढूंढ रही थी। वो भी कल रात को लेट नाइट हॉस्पिटल से घर आ गई थी। उसे देखकर सोना अब अपनी जगह से उठी और बोली, वो अभी तक फार्म हाउस से नहीं लौटा है, जब आएगा तो तुम्हें दिखाई देगा, तब उसे अच्छे से देखना। और हाँ, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना चेरी। बेशक से दिव्यांश तुम्हें कहता नहीं है लेकिन वो तुम्हें प्यार बहुत करता है। चेरी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन प्यार का इजहार तो वो तुमसे करता है ना। अब तो तुम दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है, अब आगे ना जाने क्या क्या होना बाकी है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। सोना हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैंने तो सुना था कि तुमने दिव्यांश को कहा है कि तुम व्योम रावत की बेटी हो, चेरी रावत हो, तो अब क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता मिस्टर रावत कभी ऐसे किसी सिचुएशन से भागे होंगे, लेकिन अब अगर तुम भागना चाहती हो तो प्लीज आइंदा ये मत कहना कि तुम मिस्टर व्योम रावत की बेटी हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसकी बात सुनकर चेरी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी।
इस वक्त उसे गुस्सा तो सोना पर आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा सोना से ज्यादा उसे दिव्यांश पर आ रहा था। पर फिलहाल दिव्यांश तो उसके सामने था नहीं, इसलिए वो गुस्से से दांत पीसते हुए कुछ बोलने को हुई, पर तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। चेरी ने सामने की तरफ देखा जहां से दिव्यांश अंदर आ रहा था। उसे देखकर अब चेरी की बोलती बंद हो गई। ऑलरेडी वो सोना के सामने उसकी कुछ सुनता नहीं था, ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि अब दिव्यांश सोना के सामने उसे और सुनाए। वही दिव्यांश आगे आया और सोना की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? सब कुछ ठीक है ना? और कल रात तुम यहाँ क्यों आ गई? अगर तुम चाहती तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सोना हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वो एक्चुअली मुझे कल के लिए तैयारियां करनी थी तो मैं रात को ही यहाँ आ गई, और वैसे भी आपने हद से ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और आप तो सो ही रहे थे, तो मैं वहां पर रुक कर भी क्या करती। और मुझे ये बताए कि आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक करी ही क्यों? मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रही हूँ दिव्यांश, आप अब वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे पहले थे, आप बहुत बदल गए हैं। उसकी बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे का रंग उड़ गया था। सोना की बात पर अब चेरी भी जल्दी से बोली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि दिव्यांश बहुत बदल गए हैं। ये अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं, और अब तो मुझे लगता है कि ये पहले जैसे कभी हो भी नहीं पाएंगे। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर की तरफ चली गई। दिव्यांश उसे अपनी गहरी नजरों से जाते हुए देख रहा था। सोना अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक्चुअली मैं आपके साथ वहां पर रुकना तो चाहती थी दिव्यांश, लेकिन मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती है तो मेरे लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और मैं किसी के लिए भी अपना कंफर्ट नहीं छोड़ सकती, ये आप जानते हैं ना? ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर सामने खड़ी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज दिव्यांश को उनकी चॉइस के हिसाब से चाय कॉफी वगैरह दे दीजिए, मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। वैसे भी रात को फंक्शन है तो काफी लेट तक जागना होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई। दिव्यांश उसे कुछ बोल ही नहीं पाया। वही चेरी अपने बेड पर बैठी थी और अपने हाथ की तरफ देख रही थी जहां फिलहाल पट्टी बंधी हुई थी। वो अपनी कलाई की तरफ देखते हुए बोली, वो भी वक्त था दिव्यांश जब मैं खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी तो आप ना सिर्फ मुझे रोकते थे बल्कि मेरी जगह पर खुद को तकलीफ पहुंचा देते थे ताकि मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ ना करूं, और अब एक ये भी वक्त है जहां आपको मेरी तकलीफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सच में बहुत ज्यादा बदल गए हैं दिव्यांश, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धरा दिव्यांश को अपनी गहरी निगाहों से देख रही थी। वही दिव्यांश उसकी गहरी नजर खुद पर महसूस करते हुए बोला, मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए मिसेज रावत, अगर आपको लगता है कि कल रात की चेरी की हरकत के बाद मैं सोना से की हुई एंगेजमेंट तोड़ दूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोना से अगर मैंने एंगेजमेंट की है तो उससे शादी भी करूंगा, और आज भी हमारी मेहंदी और संगीत का फंक्शन जरूर होगा। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। धरा एक गहरी सांस लेकर बोली, क्यों हो तुम इतने जिद्दी दिव्यांश? जिद्दी तो मिस्टर रावत भी बहुत है, लेकिन वो जिद मेरे लिए करते थे ना कि मेरे होते हुए किसी और के करीब जाने की जिद। ये बोलकर अब वो भी मायूस सा चेहरा लिए अपने रूम में चली गई थी। वहीं मिश्री आराम से बेड पर सोई हुई थी और ध्रुवांश उसके माथे पर पट्टियां कर रहा था जो बर्फ से भीगी हुई थी। मिश्री को बहुत तेज बुखार था और ये बात धरा भी जानती थी। उसी ने ही ध्रुवांश को ये आइडिया दिया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। मिश्री की पलकें फड़फड़ाए और उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसे अपने माथे पर गिला गिला और ठंडा महसूस हुआ वो चौंक गई और फिर तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। ध्रुवांश उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो मिश्री? अभी तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। प्लीज रेस्ट कर लो, उसके बाद उठ जाना। मिश्री हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बुखार कैसे हुआ? कल रात को तो मैं सही थी, तो फिर अचानक से बुखार? पर कोई बात नहीं, अगर बुखार है भी तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे नीचे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। ये बोलकर वो बिस्तर से उठने लगी थी। उसे ध्रुवांश की कल रात वाली बातें याद आ रही थी। ध्रुवांश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ये क्या है मिश्री? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? मैंने कहा ना, तुम यहाँ से नहीं उठ सकती जब तक तुम्हारा बुखार ठीक नहीं हो जाता। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिश्री बोली, और मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। बेशक से मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, और वैसे भी आपको मेरे बुखार से इतना क्या फर्क पड़ रहा है? आप जाकर अपनी उन गर्लफ्रेंड की केयर कीजिए, उन्हें पैम्पर कीजिए जिन्हें आपके इस केयर और कंसर्न की जरूरत है। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने ध्रुवांश को हल्का सा धक्का दे दिया और अगले ही पल ध्रुवांश ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मिश्री की आंखों से आंसू बहने लगे और ध्रुवांश ने अब कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली।
उसने मिश्री को थप्पड़ लगा तो दिया, लेकिन अब उसे खुद पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिश्री जैसे ही वहां से उठने लगी, उसकी आंखों में बेनतहा आंसू थे, लेकिन तभी ध्रुवांश ने उसे कंधों से पकड़कर रोक लिया और बोला, यार आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मिश्री। मुझे मुझे कसम है तुम्हारी, तुमसे बढ़कर तो मुझे कुछ भी नहीं, मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो अपनी मिस्टेक पर गिल्टी है। मिश्री उसे देखकर रोते हुए बोली, लेकिन आपने थप्पड़ तो मारा ना। यही बात आप अपने धोखे के लिए भी कहते हैं। आप धोखा देना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने दिया ना। हर चीज करने के बाद ये कहना कि मैं ये करना नहीं चाहता था, ये उस चीज को जस्टिफाई नहीं करता है ध्रुवांश, और मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझ पर यह हक जताना, मुझे जबरदस्ती अपने पास रखना बंद कीजिए। मैं आपके साथ रहना तो दूर की बात, आपके सामने भी नहीं रहना चाहती। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जबरदस्ती से अब मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। फिर जब मैं ही नहीं रहूंगी तो आप किसी से जबरदस्ती भी नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और फिर तुरंत वहां से चली गई, जबकि ध्रुवांश उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर बैठा रह गया। उसके कानों में मिश्री की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसे सच में डर लगने लगा था कि कहीं मिश्री ने उसकी वजह से अगर खुद को कुछ कर लिया तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही होगी। वो फ्रस्ट्रेशन भरी एक गहरी सांस लेकर बोला, आखिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मिश्री कि मैं तुम्हें समझाऊं तो समझाऊं कैसे कि अब मैं वो ध्रुवांश नहीं हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया। मैं सच में बदल गया हूं। वान्या की बातों में आकर मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो। मे भी तुम्हारा कभी किसी के साथ रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन मुझे उन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि हम बाकी सब बातें भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, लेकिन पता नहीं तुम मुझे माफ कब करोगी। आई एम सो सॉरी मिश्री, जो मेरी वजह से अभी भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी तुम सिर्फ परेशान ही हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता और मैं तुम्हें वापस हासिल करके ही रहूंगा, फिर बेशक से मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि अब वो सच में मिश्री को खुद से दूर नहीं जाने देगा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब पूरा दिन यूं ही खत्म हो गया। रात का वक्त। व्योम और धरा गार्डन एरिया में थे और मेहमानों से मिल रहे थे। धरा व्योम की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है मिस्टर रावत, कल क्या होगा? क्या कल सच में दिव्यांश सोना से शादी कर लेगा? या फिर हम एक काम करते हैं, सोना को कहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। व्योम कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सोना दिव्यांश से शादी करेगी। धरा जल्दी से बोली, रहने दीजिए आप तो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सोना भला दिव्यांश से शादी करने से क्यों ही मना करेगी? वो भी तो दिव्यांश को प्यार करती है, और बेशक से वो कितनी ही सॉफ्ट हार्टेड क्यों ना हो, कितनी ही अच्छे दिल की क्यों ना है, लेकिन प्यार के लिए कई बार लोग बदल जाते हैं और प्यार में मतलबी हो जाते हैं। अगर सोना ने सच में दिव्यांश से शादी कर ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर रावत, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। व्योम एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी तुम फिलहाल मुझे ये बताओ, चेरी कहाँ है? उसकी तबीयत अब ठीक है ना? धरा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, फिजिकली तो ठीक है, लेकिन उसके दिल में जो दर्द हो रहा होगा उसका क्या? खैर, मैं उसे बुलाकर लेकर आती हूँ। मैं उसके हाथों में भी मेहंदी लगवाना चाहती हूँ, दिव्यांश के नाम की मेहंदी। क्या पता उसके हाथों पर दिव्यांश का ऐसा नाम लिखा जाए कि वो फिर सिर्फ हाथों में नहीं बल्कि किस्मत पर लिखा चला जाए। उसकी बात पर व्योम ने कुछ नहीं कहा। धरा अब अंदर की तरफ आए। चेरी चुपचाप अपने रूम में थी और बेड पर बैठी थी। इस वक्त वो इतनी ज्यादा हार मान चुकी थी कि वो अब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो दिव्यांश की शादी का कोई फंक्शन अटेंड नहीं करेगी, और जब दिव्यांश सोना से शादी कर लेगा तो वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उनकी शादी देखकर ना कि यूं ही। अब धरा रूम में आई। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? धरा की बात पर चेरी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अपनी बर्बादी के लिए कौन तैयार होता है स्ट्रॉबेरी।